से प्रैक्टिस कीजिएगा। थ्योरी क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे और इसको अच्छे से समझते हुए आप लोग देखिए। ये आपके 11th 12th और अदर जो आप एग्ज़ाम दिला रहे हैं, एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम दिलाएंगे अगर आप, और साथ ही अगर आप पीएससी यूपीएससी और एसीएफ के जो एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं उसमें भी काम आएंगे। ये आपके सिलेबस में है। सभी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। अभी आपको ये प्रैक्टिस करा दी जा रही है। चलिए दोस्तों, एक नए क्वेश्चन के साथ में फिर आपके सामने। पहला क्वेश्चन, क्षारीय धातु सामान्यतः एक संयोजी धनायन बनाते हैं, क्यों? क्षारीय धातु जो है वो एक संयोजी धनायन बनाते हैं, आपको बताना है क्यों बनाते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है, ध्यान से समझेंगे आप। क्षारीय धातु ये सामान्यतः एक संयोजी धनायन बनाते हैं क्योंकि इसकी प्रथम आयनन ऊर्जा कम होती है। अब ये प्रथम आयनन ऊर्जा क्या है, तो सबसे फर्स्ट आप ये समझ लीजिए कि क्षारीय धातु क्या है। तो आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, वो क्षारीय धातु कहलाते हैं। जो फर्स्ट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, क्षारीय धातु कहलाएंगे। अब ये फर्स्ट ए के हैं, मतलब सभी के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। सभी के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है, इसलिए क्या करेगा, तुरंत अपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा और इसकी वैलेंसी जो है, संयोजकता जो है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर +1। कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। उसकी संयोजकता हो जाएगी यहाँ पर +1। इसका आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, वह है यहाँ पर NS1। मतलब सभी के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और याद रखिए, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, त्याग करना आसान होता है, इसलिए इसकी प्रथम आयनन ऊर्जा क्या होगी, कम होती है। कम ऊर्जा देकर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित किया जा सकता है। मतलब अगर हम इसे थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो क्या करेगा, इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को आसानी से उत्तेजित कर देगा। यह पर्याप्त ऊर्जा बुन्सन ज्वाला द्वारा दी जा सकती है। मतलब समझ लीजिए, अगर आप इसे बुन्सन ज्वाला द्वारा गर्म करते हैं तो ये कलर भी देते हैं। क्यों कलर देते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये क्या कर सकते हैं, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं। और बाह्यतम कोश में आपको यहाँ नजर आ रही है, इसके पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक। इसलिए ये एक संयोजी धनायन बनाते हैं, एक संयोजी धनायन बनाते हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? मीन्स जिसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, आसानी से उसे त्याग करेगा और वो एक संयोजी धनायन बनाएगा। हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षारीय धातुओं में प्रबलतम अपचायक कौन है? तो याद रखेंगे, बिल्कुल रट लीजिए, क्षारीय धातु में प्रबलतम अपचायक कौन है, लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्षारीय धातुओं को अपचयित करना कठिन है, क्यों? बताइए, क्षारीय धातुओं को अपचयित करना कठिन है, क्यों? क्योंकि इनकी आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन ऊर्जा का मान कम होता है तथा इनमें उच्च विद्युत धनात्मक गुण होते हैं, अतः यह स्वयं प्रबल अपचायक होता है। यह स्वयं खुद ही एक क्या है, प्रबल अपचायक है, इसलिए इसे अपचयित करना कठिन है। आप समझ लीजिए, आपने अभी देखा इनके बाह्यतम कोश का जो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NS1। इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसे आप इजी से क्या कर सकते हो, बाहर कर सकते हो। जैसे ही आप इसको बाहर करोगे उस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, इसलिए क्या होगा, ये विद्युत धनात्मक गुण होगा। क्लियर हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षारीय धातुओं को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको अभी याद भी हो जाएंगे। क्षारीय धातुओं को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? सिंपल सी बात है, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु है। इनकी रिएक्टिविटी जो है, क्रियाशीलता जो है बहुत अधिक होती है। ये एयर के साथ, वायु के साथ
क्रिया करके क्या होते हैं, आग पकड़ लेते हैं, जलना चालू कर देते हैं। क्यों ये इतनी ज़्यादा क्रियाशील क्यों है? क्योंकि अभी आपने जो पढ़ा पहले क्वेश्चन में, क्योंकि इसकी आयनन ऊर्जा का मान बहुत कम है। जैसे ही अगर हम इसको थोड़ा सा लाइट देते हैं, प्रकाश देते हैं, ये तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है, बाहर कर सकता है। इसलिए इसकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अन्य क्षार धातुओं की तुलना में जलीय विलयन में लिथियम आयन की गतिशीलता न्यूनतम होती है, क्यों? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं समझिए। लिथियम आयन की गतिशीलता उसके जलीय विलयन में क्या होती है, बहुत ही कम होती है। क्यों? वो इजी से मूव क्यों नहीं कर पाता, इजी से गतिशीलता क्यों दिखाई नहीं देती उसमें? बहुत ही सिंपल है, क्योंकि लिथियम आयन का आकार छोटा होता है। अगर आप देखेंगे एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं, उसमें सबसे फर्स्ट जो आपके पास नाम आएगा वो लिथियम है। आप बोलेंगे पहले हाइड्रोजन आएगा, लेकिन याद रखिए हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, अधातु है। क्लियर हुआ आपको? तो बेस मेटल जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, लिथियम से। अब इसको आप अप टू डाउन, ऊपर से नीचे याद भी कर लीजिए। Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, इस तरीके से आप अप टू डाउन याद कर लीजिए। तो जो सबसे ऊपर में रहता है, लिथियम सबसे ऊपर में है, तो इसका साइज जो है, इसका आकार जो है वो सबसे छोटा होता है। उसका साइज क्या होता है, सबसे छोटा होता है। ये क्लियर हुआ आपको? तो साइज छोटा होने के कारण से इसकी जल योजन मात्रा सर्वाधिक होती है। ये इजी से जल के साथ मिल जाता है और मिलते 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 ये एक बड़ा जल योजित आयन बनाता है, जिसके कारण से इसकी गतिशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षारीय धातु आयन रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय होते हैं। क्षारीय धातु आयन, याद रखिए क्या बोला जा रहा है ना, क्षारीय धातु आयन। क्षारीय धातु नहीं बोला उसने, उसने क्षारीय धातु का आयन के बारे में बोला है, याद रखेंगे। क्षारीय धातु जो आयन है, क्षारीय धातुओं का जो आयन है ये रंगहीन होता है, साथ ही साथ क्या है, प्रतिचुंबकीय होता है। क्यों? बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इनका ऑक्टेंट जो है कंप्लीट होता है, ये फुलफिल हो जाते हैं। इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आयन में कन्वर्ट होने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किसके समान हो जाती है, इनर्ट गैस के समान हो जाती है। ये फुलफिल हो जाते हैं, NH2 NP6 के समान इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, और ये क्या हो जाते हैं, ये फुलफिल हो जाते हैं। इनका आउटर सेल बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाते हैं, ये स्टेबल हो जाता है। इसलिए ये रंगीन होते हैं और प्रतिचुंबकी भी होते हैं। ये समझ जाइए, अगर कोई भी चीज़ अगर कलर शो करता है, रंगीन होता है, तो रंगीन कब होगा, जब उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। जब उसके पास कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित। अगर उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अगर उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित मीन्स अनपेयर, इसको और बोलेंगे हम अनपेयर, तभी वो क्या करेगा, तभी वो रंगीन होगा। तभी क्या होगा, वो रंगीन होगा। ये सभी के लिए है, ये कॉन्सेप्ट को आप सभी में अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ रंगीन कब होगा, जब उसके पास अनपेयर या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके पास क्या है, ये तो फुलफिल हो चुका है, इसलिए रंगहीन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या मैग्नीशियम ज्वाला को अभिलाक्षणिक रंग प्रदान करता है? आपको बताना है कि मैग्नीशियम जो है क्या ज्वाला को अभिलाक्षणिक रंग प्रदान करता है। आंसर को ध्यान से देखिए, समझिए। नहीं, मैग्नीशियम ज्वाला को अभिलाक्षणिक रंग प्रदान नहीं करता, क्योंकि इसकी आयनन ऊर्जा उच्च होती है। अब बताइए इसकी आयनन ऊर्जा उच्च क्यों होती है? क्योंकि आपको याद होगा मैग्नीशियम जो है पीरियोडिक टेबल में सेकंड ए, इस ब्लॉक का सेकंड ए का एलिमेंट है। ये सेकंड ए मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसके बाह्यतम कोश में जो है कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनका बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है
वो क्या हो जाएगा NH2, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या है, ये फुलफिल्ड है, ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ये फुल है यहाँ पर। क्लियर हो रहा है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसकी आनन ऊर्जा उच्च होती है। क्लियर हुआ। और हमारे पास बुनसन ज्वाला के पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि जो इसे रंग प्रदान कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम की आनन ऊर्जा सोडियम से अधिक है, मैग्नीशियम की आनन ऊर्जा सोडियम से अधिक है, परंतु I2 मतलब क्या होता है, सेकंड आयनेशन एनर्जी, द्वितीय आनन ऊर्जा का मान कम होता है। क्यों, बताइए। तो प्रथम आयन ऊर्जा क्या होता है, जब हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करते हैं तो क्या होगा, वो होगा प्रथम आयनन ऊर्जा। ये क्लियर हुआ, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे। जब इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को और बाहर करेंगे तब वो क्या हो जाएगा, तब होगा वो द्वितीय आयनन ऊर्जा, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये क्लियर हुआ आपको। ये क्या है आपके पास, फर्स्ट है, जब एक इलेक्ट्रॉन को आप बाहर करते हैं, इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को और बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आप समझ लीजिए मैग्नीशियम के आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने भी देखा है, यहाँ पर क्या है NH2, मतलब उसके पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये फुल फिल्ड है, मतलब ये अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर चुका है, फुल फिल्ड है। तो उसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कराना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसकी मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, बहुत अधिक होगा। क्लियर हुआ। लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर लेगा तो उसके पास आउटर में अब कितने इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन और बचेगा, जिसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले के कंपेयर कम ऊर्जा लगानी पड़ेगी। लेकिन जब सोडियम जो है, जिसके बाह्यतम कोश में पहले एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो ये इनर्ट गैस के समान, अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NH2 और Np6। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से आप चेक कर लो, जो ये हो जाएगा NH2 Np6, मतलब उसके आउटर सेल क्या हो जाएंगे, फुलफिल्ड हो जाएंगे। तो उसके बाद सोडियम के आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पॉसिबल नहीं रहेगा, इसलिए सोडियम का द्वितीय आयनन ऊर्जा क्या होगा, ज़्यादा होगा, जबकि मैग्नीशियम का फर्स्ट आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगा। आपको क्लियर हो रहा है ना। एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप और अधिक एनर्जी देकर बाहर करेंगे, मीन्स उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर कर दोगे, तब वो कहलाएगा वहाँ पर द्वितीय आयनन ऊर्जा। और द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान जनरली क्या होगा, प्रथम से ज़्यादा ही होता है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर केस अलग है, इसके हिसाब से हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसका आंसर देंगे। फिर से मैं बोलूँगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको ये पता रहेगा कि कौन से एलिमेंट कौन से हाउस में रहते हैं तो आप तुरंत इसके आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्षारीय धातुएं कोमल होती हैं तथा इन्हें चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है, समझाइए। देखिए याद रखिए, बार बार हम पढ़ रहे हैं बेस मेटल क्षार धातु, ये तो आपको याद हो गया होगा। आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से जो फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं वही क्या है, यहाँ पर बेस मेटल है, क्षारीय धातु है, जिसमें कहाँ से स्टार्ट होता है, वो लिथियम से, LiNaK RbCsFr। अगर आपको इसको याद करना है तो हमारा आप एक वीडियो देखेंगे जिसमें हमने ये अप टू डाउन, ऊपर से नीचे सभी एलिमेंट्स के नाम आपको याद कराए हैं, उसको आप जरूर देखिएगा। चलिए इसके आंसर में आते हैं। बड़ा परमाणु आकार तथा एक संयोजी इलेक्ट्रॉन प्रति परमाणु होने के कारण इनके मध्य अंतर कणीय बल के रूप में दुर्बल धात्विक बंध उपस्थित होता है। अब क्या बोला जा रहा है, समझेंगे। क्षारीय धातुएं जो हैं कोमल होती हैं, क्यों होती हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि उनके बीच जो अंतर कणीय बल होते हैं, इनके बीच का अंतर आकर्षण बल भी बोल सकते हो आप, ये क्या होता है, बहुत दुर्बल होता है, वीक होता है,
इसके कारण से इसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो शॉर्टकट तरीके से अगर आपको देखना है कि इसका आंसर एक लाइन में क्या होगा, तो कभी भी अगर आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसे आसानी से हम चाकू की सहायता से काट पा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, उनके बीच पाया जाने वाला मेटालिक बॉन्ड, धात्विक बंध, वो क्या होगा, वीक होगा, दुर्बल होगा। बस इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जब क्षारीय धातुओं को द्रव अमोनिया में घोला जाता है तब विभिन्न रंग के विलयन प्राप्त होते हैं। इस रंग परिवर्तन के कारण को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से बनते हैं, ध्यान से देखेंगे। क्षार धातुएं द्रव अमोनिया में घुलनशील है। अगर आप बेस मेटल को, क्षार धातु को अगर आप किस में डालेंगे, द्रव अमोनिया में डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो घुल जाता है। अगर वो जैसे ही उसमें घुलेगा तो विलयन का जो रंग है वो क्या हो जाएगा, गहरा नीला हो जाएगा। साथ ही साथ जब वो घुलेगा तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा, मुक्त करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, जिसके कारण से वो विद्युत का सुचालक भी हो जाएगा। क्लियर हुआ? एम जो है ये धातु है, मेटल का साइन है, उसको हमने किस में डाल दिया, द्रव अमोनिया में डाल दिया। जैसे हम उसमें द्रव अमोनिया में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो है प्लस और माइनस मीन्स आयनाइज हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके कारण से क्या होता है, ये विद्युत का सुचालक हो जाता है। लेकिन इस विद्युत का सुचालक होता है, राइट ना। और विलयन का नीला रंग अमोनीकृत इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। मीन्स क्या समझ में आ रहा है आपको, इसके कारण से ही ये नीला रंग प्रदर्शित करता है, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण से। जो दृश्य प्रकाश क्षेत्र की संगम ऊर्जा का अवशोषण करके विलयन को नीला रंग प्रदान करते हैं। क्लियर हुआ आपको? ये नीला ही क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है और नीले रंग में परिवर्तित करता है उसको। अमोनीकृत विलयन अनुचुंबकीय होता है। और याद रखेंगे, जो अमोनीकृत जो विलयन होता है, मीन्स ये जो विलयन है अमोनीकृत विलयन, ये क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक होता है। मतलब इसमें आकर्षण की क्षमता होती है, जो कुछ समय पड़े रहने पर हाइड्रोजन को मुक्त करता है। अब ये क्या करेगा, कुछ समय के बाद, इस रिएक्शन को देखिए आपको समझ में आ जाएगा, हम यहाँ से उठा रहे हैं। कुछ समय के बाद ये क्या करता है, हाइड्रोजन को मुक्त करता है, किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर रिएक्शन में जो एम लिखा हुआ है इसका मीनिंग भी हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पर एम मीन्स अमोनीकृत विलयन होता है। ये जो लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ से हमने इसको लिया है। आगे चेक करेंगे, यहाँ पर सांद्र विलयन में नीला रंग फिर आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रॉन्ज रंग में बदल जाता है। मतलब पहले तो वो क्या होगा, नीला होगा, कब तक, जब जलीय विलयन है। लेकिन थोड़ी देर के बाद, समय के बाद क्या होते जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका नीला रंग गायब होते जाएगा और वो ब्रॉन्ज रंग में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो सांद्र होते जाता है। क्या होते जाएगा, वो सांद्र, गाढ़ा होते जाएगा। क्लियर है? और वह विलयन अब क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकी। मतलब समझ लीजिए, पहले क्या होता है, वो पहले होता है वो अनुचुंबकी और बाद में क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकी। अनुचुंबकी क्यों होता है, तो अनुचुंबकी इसलिए होता है क्योंकि वहां पर विलयन जो है तनु होता है, वहां पर वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर है? लेकिन जैसे जैसे वो हाइड्रोजन को मुक्त करते जाता है वैसे वैसे वो सांद्र होते जाता है और सांद्र होने के बाद उसका नीला रंग ब्रॉन्ज रंग में बदल जाता है और उसका नेचर, उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, डाईमैग्नेटिक हो जाएगी, प्रतिचुंबकी हो जाएगी। क्लियर हुआ? इसे आप बार बार देखिए, समझिए, अच्छे से चेक कीजिए और याद रखिए, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण से, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण से क्या होता है, ये नीला रंग का दिखाई देता है। क्लियर है? यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देंगे, विलयन का नीला रंग अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है? और इसका जो विलयन है, ये जो विलयन है ये क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। समझ में आ गया? तो नीले रंग के कारण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अब ये भी समझ लीजिए, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री होते हैं, गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं, वही क्या होते हैं,
कलर शो करते हैं, रंगीन होते हैं। ये भी आपको यहाँ से ट्रिक मिल गया एक।